हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस चालू कर दी है, जिसमें आपको हिंदी, जीएस और इंग्लिश के जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। मैथ के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैथ कराने के लिए बोर्ड वगैरह सारी इंतज़ाम करने पड़ते हैं। और जो टैबलेट मंगाया भी गया था, तो उसकी अभी कुछ चीज़ें नहीं आ पाई हैं। ठीक है, जैसे उसमें माइक लगाने के लिए जैक नहीं है, तो इसके लिए अलग से इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो नहीं आ पाए हैं। पेन जिससे लिखना है, वो पेन नहीं आ पाया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब ऑर्डर की गई थी तो एक साथ की गई थी, लेकिन कोई चीज़ जल्दी आ गई है, कुछ चीज़ें अभी आने में समय लग रहा है। तो वो 1-2 दिन का समय दीजिए, वो भी धीरे-धीरे करके स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है। ये जीएस का पेपर है। जीएस के पेपर में अभी तो आपको जीएस मिल रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आपको इसमें सब कुछ शामिल करके दे दिया जाएगा। आपको करंट अलग से करा दी जाएगी, जिससे आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। चलो, तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो पड़ोसी देश के लिए लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, ईरान और रूस। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी देश हैं कितने। ठीक है, तो अगर भारत के साथ कुल बात करेंगे, तो कुल देश जो हैं वो 9 हैं जो सीमा साझा करते हैं। इनमें से 7 जो हैं वो स्थलीय हैं, और जो 2 हैं वो समुद्री यानी कि जलीय सीमा साझा करते हैं। अगर स्थलीय की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और हाँ, ये तो आपको मिल जाएंगे। फिर श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे जलीय सीमा। तो यहाँ पे जलीय सीमा ये ऐसे मिल जाएगा, रेड पे ना जाओ और इसको जलीय लिख देंगे। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? तो अगर आर के नारायण की बात करेंगे तो ये काफ़ी पुरानी किताब है और बहुत ज़्यादा चर्चित रहती है। हमेशा चर्चित क्या, ये पूछी बहुत जाती है, तो इसलिए इसको ले लेंगे क्या, मालगुडी डेज, ये इनकी किताब हो जाएगी। ठीक है, बाकी इनको बहुत से पुरस्कार मिले थे। 1964 में पद्म भूषण मिला था, 2000 में पद्म विभूषण, और 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ये इसलिए फेमस बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलो, फिर देखो, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? अब चाय की खेती के लिए तो मिश्रित, रोपड़, भूमध्य सागरीय कृषि और स्थानांतरण। देखो, स्थानांतरण और भूमध्य सागरीय को आप ऐसे कर दिए, ये तो हो नहीं सकते। अब मिश्रित खेती में तो आपको 2 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। ठीक है, जिसमें पशुपालन के साथ खेती हो सकती है, या 2 कोई फसलें एक साथ करनी हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो भी नहीं। अब बचती कौन सी है, रोपड़ खेती। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोपड़ खेती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। मतलब कह सकते हैं कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या कह सकते हैं इसको, इसको वाणिज्यिक कृषि कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त 7 बताया जा रहा है, 9 समूह बताया जा रहा है। ऐसे आवर्त 9 हो गए, समूह 7 हो गए। आवर्त 18 हैं, समूह 7 हैं। आवर्त 7 हैं और समूह 18 हैं। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, उसमें आवर्त समूहों की जो कुल संख्या, आवर्त तो उसमें 7 हैं और समूह उसके 18 हैं। कितने हो जाएंगे, 18 वर्ग हैं, ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। चलो, श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब में किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला और पटियाला। ये सब जो है आसपास की ही चीज़ें हैं, सब पंजाब की ही चीज़ें हैं। ये अमृतसर में आपको स्थित मिल जाएगा। ठीक है, इसे दरबार साहिब के भी नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं इसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जा सकता है। इसके लिए नाम लिख लीजिएगा, दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर। ठीक, ये इसका नाम था। फिर निम्नलिखित में से किसे उसने भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा था? तो अभी ये रिसेंटली ही एक लल्लन टॉप नाम का एक चैनल है, जो कि न्यूज़ चैनल है। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत रिलायबल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, वो बिल्कुल भी कोई भी भेदभाव नहीं करता, बहुत अच्छे से चैनल चलता है। तो वहाँ पे आए थे सुखबीर सिंह, इनको कहा जाता है भांगड़ा का जो है राजकुमार। चलो, फिर देखो, आवर्त बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, को बीच में मौजूद बीज पत्रों यानी कि
जो कॉटिलीडन्स होते हैं उनकी संख्या के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करना है तो कितने समूहों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है? 3, 2, 5 या 4। तो दोस्तों देखो इसके दो ही जो होते हैं इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है दूसरा दो बीजपत्री। ठीक है, मोनोसाइटोलेडम कहलाते हैं और डिक्टोलिडोनेन कहलाते हैं। जो भी है, मुझे इंग्लिश इतनी इनके तो नाम इतने कठिन होते हैं, मैंने इसीलिए तो साइंस इंटर तक ही रखी थी, उसके बाद मैंने तो फिर छोड़ दी थी भाई, मेरे बस का नहीं था मैं इतने कठिन नाम पढ़ पाता। भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप ODI किस वर्ष जीता था? देखो पहले की बात करेंगे तो सबको पता है कपिल देव की कप्तानी में 1983 में वेस्ट इंडीज को हरा के भारत ने ये विश्व कप जीता था। डेट थी 25 जून। ठीक है, 25 जून 1983 को भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। उसके 28 साल बाद 2011 में जीता के, समझ रहे हो, तब से लेके अभी तक 50-50 में नहीं लेकिन T20 में अभी पिछले 2024 में ही इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड कप है इंडिया का T20 का। चलो, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली उसको क्या कहा जाता था? तो घरी, जराई, चराई, इक्ता और जब्त और जब्ती। तो अकबर के शासनकाल की बात की जा रही है, मुगल काल, इसमें राजस्व प्रणाली को जब्त कहा जाता था या जब्ती कहा जाता था। ठीक है, 1570 से 71 के बीच में जो है ये टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जिसका नाम जब्ती था इसकी शुरुआत की थी। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार जो होती है उसको आंकने के आधार पर जो कर की जो दरें होती थी वो निर्धारित की जाती थी। लगान का निर्धारण के समय जो राजस्व अधिकारी होता था उसके द्वारा जो लिखा गया पत्र होता था उसको पट्टा या कौल करार कहा जाता था। चलो 10 नंबर, भारत सरकार की प्रमुख योजना उज्ज्वला, ठीक है, उजाला ने 1 जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने वितरित किए थे, क्या वितरित किए थे इसमें? LED बल्ब, फ्लोरोसेंट लैंप, एयर कंडीशनर, बिजली के पंखे। तो देखो LED बल्ब लॉन्च किए थे, मैंने भी लिए थे। ठीक है, मेरे पास भी आए थे, किसी ने मुझे दिए थे तो मैंने इनको जला के देखा था, बल्ब अच्छे थे, सब कुछ थे। पंखे तो बिजली के पंखे तो ये बिजली विभाग ने दिए, कम वॉट के होते थे, आपके इन्वर्टर पे भी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले थे, ये भी मेरे घर में लगे हुए हैं। चलो फिर 11 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किसकी विटामिन की कमी के चलते ये होता है? ठीक, B5, B2, B3 या B1। तो जो पेलाग्रा रोग है ये विटामिन B3, लोगों को ये तो पता होता है कि विटामिन जो B है उसकी कमी से होता है, लेकिन B कौन सा, विटामिन B3 की कमी से जो है ये पेलाग्रा रोग होता है, जिसको निकोटीन अम्ल या नियासिल या कह सकते हैं विटामिन B3, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। जो पेलाग्रा होता है इसमें दस्त आते हैं, सूजन आती है, पाचन में गड़बड़ी हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें इसमें हो जाती हैं। चलो 12 नंबर, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी है और वो शक्ति मतलब उसमें संविधान में इन याचिकाओं को रिट्स के कितने प्रकार वर्णित किए गए हैं? तो आपको पता है इसमें 5 प्रकार के ऋण हैं। कितने? 5 प्रकार के जो रिट्स हैं वो जाया कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 तरीके की रिट। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगर पेपर आप देने जाने का सोच रहे हो तो। चलो फिर 13 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यवसाय ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल के विभाजन की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि उस समय का बंगाल का 1905 में बंगाल विभाजन करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, किसको? लॉर्ड कर्जन को। 14 नंबर, यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? देखो ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ है तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिसेंटली करंट के आधार पे बनते हैं और जो अभी है वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है। दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। यह महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो दक्कन की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश का
त्यौहार है। आंध्र प्रदेश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे भीष्म एकादशी, दक्कन महोत्सव, पोंगल, मकर संक्रांति, त्यागराजा महोत्सव, ये जो होते हैं ये वहीं के हैं। केरल में तो आपको पता है कि जैसे ओणम होता है, विशु होता है, पूरम भी होता है वहाँ पे। मध्य प्रदेश में लोक रंग त्यौहार होता है, खजुराहो नृत्य होता है, महोत्सव होता है और दिवाली मनाई जाती है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होता है और नागपंचमी, गुड़ी पड़वा, ठीक, ये उस तरीके के त्यौहार वहाँ। 16 नंबर, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय से कितनी होती है? अगर फुटबॉल मैच की बात करेंगे तो ये 90 मिनट का मैच होता है। कितने मिनट का मैच? 90 मिनट का मैच होता है। इसमें 45-45 मिनट के 2 इंटरवल रखे जाते हैं। चलो 17 नंबर, मशरूम चट्टानों का निर्माण के कारण होता है? जो मशरूम चट्टानें होती हैं ये हमारे उसमें ज्योग्राफी में आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है ज्योग्राफी में तो आप एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक लीजिएगा, 7th क्लास की, आपको उसमें ये खूब देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये जो मशरूम चट्टानों का जो निर्माण होता है, इनके जो कारण होते हैं वो कारण कौन से होते हैं? तो ये हवा के अपर्दन की वजह से बनते हैं। किसके? हवा के अपर्दन, मतलब हवा की वजह से जो मिट्टी होती है वो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से इन टीलों का निर्माण होता है। इन टीलों में मिट्टी ज़मीन के जो नीचे के हिस्से होते हैं उनमें कुछ कम हो जाती है, ऊपर नए नए टीले बन जाते हैं। तो ये जो टीले होते हैं इन्हीं को हम लोग मशरूम चट्टान कहते हैं। चलो भाई 18 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता का इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? मध्य पाषाण युग, जिसको मोसोलिथिक कहते हैं, नव पाषाण, नियोलिथिक, पाषाण युग, पेलियोलिथिक और अनुपुरा पाषाण युग, जिसको एपी पेलियोलिथिक कहते हैं। तो अगर नव पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है तो ये नव पाषाण युग होता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कि ये हमारे उधर चीन साइड से निकल के आती है, वहाँ के सियांग या दिहांग नामक जो जगह है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास जो कैलाश पर्वत पे है, चेम युंडुक ग्लेशियर, चेम युंगडुंग ग्लेशियर है, ये वहाँ से निकलती है और ये फिर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई चली आएगी इंडिया में। अगर ऐसे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत की नदी पूछा जाए तो है तो ये भी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो फिर ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 20 नंबर, क्या लिखा हुआ है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से बता देंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ पे कई देश निकल आते हैं। अगर देश के रूप में अगर उत्तर प्रदेश को तौला जाए तो लगभग 5वें नंबर पे आ जाएगा इस जनसंख्या की दृष्टि से। चलो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उपाधियों का उन्मूलन, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। तो आपको पता है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है संपत्ति का जो अनिवार्य अधिकार जो था 1978 में ये अधिनियम आया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति का जो अनिवार्य अधिग्रहण था इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको विधि अधिकार बना दिया गया था। अब ये मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति के अधिकार जो था वो खत्म हो गया था, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। चलो 22 नंबर, सैयद अहमद खान 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो आपको पता है ये अलीगढ़ में बनी थी, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसी को जाना जाता है। तो इनके ये पूछा जाता है मोहम्मडन एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी, जो कि 19वीं सदी के जो अंतिम दशक थे उनमें जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से इसको जाने लगा, या कह सकते हैं कि जो अलीगढ़ जो आंदोलन था उसके अग्रणी थे, और बाद में इसी का नाम बदल के जो है इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है यार? ये बहुत गलत करते हो तुम लोग यार, 23 नंबर क्वेश्चन पूरा गायब कर दिया। बताओ, देखिए 23 नंबर में क्या है।
अच्छा 23 नंबर में ऊपर का क्वेश्चन ही गायब है, नीचे का ही दे रखा है। चलो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन था 23 नंबर में, एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा के लोकप्रिय पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। तो ये पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है, ये तो यहाँ पे लिखा है। तो इसी के लिए आगे इसके क्या था, एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की लोकप्रिय पौराणिक पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। तो कौन था, डंडा यात्रा यानी कि दंड यात्रा, झूमर, पाइका और छऊ। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो कौन सा था यहाँ पे जो नृत्य था ये, तो छऊ होता है। छऊ नृत्य जो होता है ये एक तरीके का मुखौटा नृत्य है जिसमें मार्शल आर्ट्स के कुछ मूव्स के माध्यम से ये किया जाता है। मार्च 2022 में भगवंत मान के मुख्यमंत्री बने। तो आपको पता है ये आप पार्टी के नेता हैं और ये भगवंत मान जो है ये पंजाब के जो है नए मुख्यमंत्री बने थे। चलो फिर देखो क्या लिखा हुआ था 25 नंबर में, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के संगीत के लिए इनको जाना जाता है, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक या मोहिनीअट्टम। तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को पता है ये सारे पीडीएफ हम ऐसे ही सेव कर लेते हैं जिससे आपको वहाँ पर आसानी से आप इसको पढ़ सकें, क्योंकि निशान नहीं लगा होगा तो आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए निशान लगे लगाए ही आपको ये हम अपने चैनल पर उपलब्ध करा देते हैं जिससे आप इसको आसानी से पढ़ सकें। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।